नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया है कि SBI PO का नोटिफिकेशन खुलने वाला है कुछ ही दिनों में। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको रेडी रहना है इसके लिए। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट क्या चाहिए SBI PO को अप्लाई करने के लिए। एज रिलैक्सेशन कोई मिलता है, अगर यदि मिलता है तो कितना मिलता है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए SBI PO के लिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में कोई ड्रॉप है, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन आपने 5 साल में किया है, 3 साल का 4 साल में किया है, 5 साल में किया है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो। इज देर एनी परसेंटेज क्राइटेरिया, क्या SBI PO अप्लाई करने के लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है। क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो आखिरी सेमेस्टर या आखिरी ईयर में होते हैं वो स्टूडेंट क्या अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहती है, कितनी बार हम SBI PO की एग्ज़ाम दे सकते हैं, और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहती है या फिर सैलरी कितनी मिलती है SBI PO को जो न्यूली ज्वाइंट होता है, और एग्जामिनेशन में क्या हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। इन्हीं तरह तरह के सवालों का जवाब देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल जाए और आप उसके लिए रेडी हो जाए। जब भी नोटिफिकेशन आए तो फिर सीधा अप्लाई करना ही रहे, ठीक है। और अगर फर्दर कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। PO की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आने वाली है। PO यानी प्रोफेशनल ऑफिसर, यानी स्केल 1 की ये पोस्ट है, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें, मैंने ये विकीपीडिया से डेटा उठाया है, तो टोटल ब्रांचेस SBI की कितनी है, तो 24,000 टोटल ब्रांचेस है, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय SBI के पास कितने हैं, तो 2,57,252। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है SBI में, 61%। तो ये कुछ स्मॉल इंट्रोडक्शन था SBI के लिए। तो SBI PO के लिए अब सबसे पहला सवाल होता है सबको कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। तो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए। आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल होनी चाहिए और आप ग्रेजुएशन मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। तो एज लिमिट 21 से 30 साल। अब 21 से 30 साल है तो 21 साल का पहला दिन भी इंक्लूडेड हो जाएगा और 30 साल का आखिरी दिन भी कैलकुलेट हो जाएगा, तो आप तब तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब क्या कोई एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो जी हाँ, एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो OBC कैंडिडेट हो है ना, तो इससे 3 साल आगे तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर ST SC को 5 साल मिलता है तो ST SC वाले कितने साल तक अप्लाई कर पाएंगे, 35 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। और PWD की 10 साल है तो PWD 40 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एज रिलैक्सेशन कम्युनिटी वाले को लिए है, तो उनके लिए जाने देते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि भाई 21 से 30 साल हमारे फुलफिल है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, SBI PO के लिए। चलो, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में हो तो चलेगा, बट ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ठीक है। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन शॉर्ट, आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है उनमें से ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब काफ़ी सारा सवाल होता है कि भाई ग्रेजुएशन में कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है। नहीं भाई, कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है ग्रेजुएशन में। आपको ग्रेजुएशन मतलब आपने 35% से भी किया हो या फिर 99% से भी किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा डाउट, क्या मेरा फाइनल ईयर में मतलब काफ़ी सारी बैकलॉग है, मैं AT KT है, मैंने मतलब काफ़ी सारे मतलब पेपर रिपीटेशन में दिए हैं और उसके बाद पास हुआ हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जी हाँ, अगर आपके AT KT लगे हैं कोई बात नहीं, मार्कशीट 8 से ज़्यादा बनी है तो भी कोई बात नहीं, बट अंत में ये इंपॉर्टेंट है कि आपने क्लियर किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी तरह से तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, क्या मेरा ग्रेजुएशन में ड्रॉप है, मतलब 1 साल मैं किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया, 2 साल नहीं ज्वाइन कर पाया, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो, चले भले ही चाहे 3 साल 4 साल 5 साल लगाया हो, बट आप अप्लाई कर सकते हो, बैंक को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, क्या फाइनल ईयर और सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लीन लिखा है, दोज हु आर इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ their ग्रेजुएशन में ऑल्सो provisionally subject to conditions that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination।
कहना ये चाहते हैं अगर आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप सिलेक्ट होते हो और इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको तब रिजल्ट प्रोड्यूस करना रहेगा, मतलब तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 मंथ इस प्रोसीजर को लगता ही है। ठीक है, 3 से 4 महीने तो एग्ज़ाम को ही लगता है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, फिर मेंस एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू तक आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या फिर डे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 21 से 30 साल की एज लिमिट होनी चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, या तो फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हो तो भी चलेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, बढ़ते हैं अब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी बता दो सर कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर 3 फेज में होती है। फेज 1 जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 जिसको बोलते हैं मेंस एग्जामिनेशन, और फेज 3 जिसको बोलते हैं ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज यानी ग्रुप डिस्कशन जैसा भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, रीजनिंग 35 नंबर में, मैथ्स 35 नंबर में और इंग्लिश 30 नंबर में। कुल मिला के 100 नंबर, 100 नंबर के लिए 100 मार्क्स मिल जाएंगे और आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट। ठीक है, और ये 60 मिनट 20 मिनट रीजनिंग को मिलेगा, 20 मिनट इसको मिलेगा, 20 मिनट इसको मिलेगा। ये सेक्शनल टाइमिंग वाली एग्जाम है, तो ये आपको टाइमिंग देना ही रहेगा। ठीक है, तो 20 मिनट के लिए रीजनिंग ही चलेगा, 20 मिनट के लिए मैथ्स ही चलेगा, 20 मिनट के लिए इंग्लिश ही चलेगा। ठीक है, तो ये था फेज़ 1 का एग्ज़ाम। फेज़ 2 में आपका 2 सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर हो जाता है, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर हो जाता है, फिर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है यानी मैथ्स, फिर होता है इंग्लिश, और फिर होता है जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड इकोनॉमी। ठीक है, ये साथ में होता है, तो मतलब ये ज़्यादा कोई इशू नहीं है। ठीक है, और वो 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है और उसमें होता है प्लस करके डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्टिव यानी ऐसे और लेटर भी टाइप करना रहेगा, तो वो एग्ज़ाम भी फेज़ 2 की रहेगी। ठीक है, मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगी, और कुछ चेंजेस हो तो भी बता दूंगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस रहे हैं। जनरली कोई चेंजेस रहने वाला नहीं है एक्सेप्ट 1 पॉइंट, वो 1 पॉइंट मैं बताता हूँ आगे चल के। ठीक है, और थर्ड फेज़ क्या है, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, यानी ये फेज़ आपको, यानी अगर आपने प्रीलिम फेज़ पास किया है तो आपको मेंस फेज़ देने को मिलेगा, मेंस फेज़ पास किया है तो आपको इंटरव्यू देने को मिलेगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली पेपर टफ आता है, तो आपको मेहनत भी उस प्रकार से करनी रहती है। तो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है। जनरली एप्लीकेशन जो मैंने बोला ना, 1 पॉइंट ही चेंज हो सकता है, तो ये मैंने पिछले साल के नोटिफिकेशन से उठाई है कि एप्लीकेशन फ़ी जो है ST SC PWD के लिए 125 है, और जनरल EWS OBC के लिए 750 है। ठीक है, इस साल ये बढ़ सकती है क्योंकि IBPS RRB ने 850 कर दी है और 175 कर दिए हैं, तो डेफिनेटली ये भी बढ़ा ही देगा, इतना मोस्ट प्रोबेबली। तो एक ही पॉइंट चेंज होने वाला है, यही पॉइंट चेंज होगा, बट वो नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देख लिया, कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो अब बात कर लोगे सर, लेन देन की बात कर लें, बता दो सैलरी कितनी मिलती है। तो भाई सबसे ज़्यादा सैलरी SBI ही देता है। SBI सैलरी का बेसिक पे है 27,620। आपको ये बेसिक कम लग रहा होगा, भाई बेसिक पे ही सब कुछ पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो DA VA सब कुछ मिला के आपकी जो कॉस्ट टू कंपनी सैलरी बनती है एनुअल, वो बनती है 8,20,000। ये 8,20,000 यानी महीने का हो जाता है 68,000 समथिंग। ठीक है, अब महीने का 68,000 कौन देगा फ्रेशर्स को। ठीक है, और 13 लाख मैक्स टू मैक्स ये मिनिमम है, यानी आप अगर आप मतलब मिनिमम से मिनिमम आपको इतनी तो मिलनी है, 68 तो मिलना ही मिलना है। मैक्स टू मैक्स अगर आप मतलब महंगी सिटी में जाते हो, मुंबई जैसे सिटी में, तो आपको मैक्स टू मैक्स कितना पे कर सकते हैं एनुअल, 13.08 लाख, यानी वो तकरीबन 13 लाख दिख रहा है, तो मतलब डेफिनेटली वो 1,10,000 जितना बन ही जाएगा, 1 लाख तो बन ही जाएगा, मोर देन 1 लाख। तो मोर देन 1 लाख कौन सैलरी देगा भाई। सबसे बेस्ट जॉब है, सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, मेहनत करके निकालनी है और SBI PO बनना है। ठीक है, ओके, तो सैलरी जान ली, तो अब बेनिफिट तो मिल गया, तो अब आगे क्या। तो आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाता है, क्या है, नंबर ऑफ चांसेस, कि काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता, या तो काफ़ी लोग ये पॉइंट देखते ही नहीं है। तो SBI ऐसा नहीं है कि आप 21 से 30 साल तक दे सकते हो, तो आप 9 साल मतलब हर साल अप्लाई करोगे, नहीं।
आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ चांसेस है। जैसे कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो आपके पास 4 ही अटेम्प्ट होते हैं, यानी आप 4 बार ही एग्जाम दे सकते हो। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस की पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी हो, तो आप 7 बार दे सकते हो। या फिर ओबीसी हो या फिर ओबीसी पीडब्ल्यूडी हो तो भी आप 7 बार दे सकते हो। सिर्फ 7 बार एग्जाम दे पाओगे, उसके बाद एग्जाम नहीं दे पाओगे, आप इन एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और एसटी एससी में होंगे तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जितनी मर्जी जाए उतनी बार दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका काउंटिंग कैसा होगा। नंबर ऑफ चांसेस जैसे कि 4 है, क्योंकि यहाँ पे पहले होता है फेज़ 1 यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर होता है फेज़ 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन, और फिर होता है ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। इसका तो अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से काउंट पता चल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, 2015 की साल से पहले जो था ना, तब सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन ही होता था, सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होता था और इंटरव्यू होता था। 2015 के बाद क्या हुआ, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ और मेंस एग्जामिनेशन शुरू हुआ, ठीक है। तो अब आपका नंबर ऑफ चांसेस का काउंटिंग कैसे बनेगा ये चीज़ समझ लो। 2015 के पहले आपने जितने भी दिए हैं वो सीधा काउंट हो गया, मतलब अगर मैंने 2015 से पहले 2 दिए हैं तो 2 एग्ज़ाम मेरा काउंट हो गया, ठीक है। तो मैं अगर जनरल कैटेगरी में हूँ तो मेरा 2 ही बाकी है, ठीक है। 2015 के बाद मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो दिया बट मेंस में कभी जा ही नहीं पाया, ठीक है। तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। एक चीज़ समझ लो, अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में फेल होते हो या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से ही बाहर निकल जाते हो तो आपका अटेम्प्ट कैलकुलेशन नहीं होता। अटेम्प्ट तभी कैलकुलेट होगा जब आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाओगे, ठीक है। यानी प्रिलिमिनरी क्रैक कर दिए तो आपको मेंस के लिए जाना मिलेगा, और मेंस के लिए जाओगे तो आपको मिलेगा, आपका वो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो कि आपको 2015 से पहले अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका सीधा अटेम्प्ट काउंट कर लेना है, 2015 के बाद दिए हो तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट काउंट नहीं करना है। मेंस एग्जामिनेशन आपने कितनी बार दिया है वही काउंट करना है, वो जितनी बार दिया होगा उतना काउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके 4 काउंट ख़त्म हो गए हो तो आपको मतलब आपके लिए मतलब मैं दुख व्यक्त कर सकता हूँ कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि एसबीआई किसी ना किसी प्रकार से जान लेगा कि आपने कितने। बट एसबीआई पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ चांसेस लिमिटेड है, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लफ में कुछ भी मत करना, इतना माइनरली मत लेना। एक तो बेस्ट बैंक है और आपको बेस्ट सैलरी देती है, कोई भी बैंक उतना सैलरी नहीं देगी, कोई भी बैंक उतना नहीं देगी। पीओ इवन आईबीपीएस पीओ भी आपको 50-55 तक देता है, ये 68 तक मिनिमम बोलता है, मैक्सिमम तो 70-80 हो ही जाता है, ठीक है। वो तो नॉर्मल मिल जाता है, और मैक्सिमम तो लाख ऊपर मतलब मिल सकता है, ठीक है। तो ये था एस बी आई पी ओ का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा वीडियो, और आप रेडी हो जाओगे एस बी आई पी ओ के लिए। तो रेडी रहना गाइस, जब भी नोटिफिकेशन आए कि मैं आपके लिए ऐसी ही एक धमाकेदार वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरा नोटिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। वैसे तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है सिवाय एप्लीकेशन फ़ीस के, ठीक है। तो कंगाली में आटा गीला वही है, तो आपको ही दिक्कत होने वाली है। अगर हम आपने हमारा इंस्टाग्राम का पेज अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का पेज ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको डेली कोई ना कोई क्विज़ या एमसीक्यू देता रहता हूँ और पजल देता रहता हूँ। तो आपको वो वीडियो ज़रूर वहाँ पे मुझे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अंत में इतना कहूँगा, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। लाइव वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।